ठीक है ना। चलो थेल्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है पहले तो उसे समझना है और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ना, थेल्स ने क्या कहा था, इसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले थेल्स ने ये कहा था, अगर कोई एक ट्रायंगल है, क्या करें, एक अगर ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, ए, बी और सी। कितनी साइड हैं? 3 साइड। फिर ये कहा अगर किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से होगी, ऐसी होगी ना। और ये लाइन किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या कहा था, है ना, जो अदर टू साइड्स हैं, ये लाइन है ना, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करी, किसके पैरेलल ड्रॉ करी? बीसी के पैरेलल ड्रॉ करी। और बीसी के पैरेलल जब लाइन ड्रॉ करी तो ये जो दो अदर लाइंस हैं, है ना, इनको क्या करेगी? सेम रेशियो में विभाजित करेगी। वीडियो समझ में आ रही है? जैसे मान लो अगर ये 2 है, 2/1 है, तो ये 4/2 हो सकता है। 4/2 का मतलब वही हुआ ना, 2:1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इन दोनों का रेशियो क्या होगा? समान। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? थेल्स ने क्या कहा था है? अब बात ये यहीं तक नहीं है, अभी तो मैंने केवल बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया। अब कुछ लोग कहे ना, कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं बीसी के नहीं, दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। कोई अगर कहेगा नहीं एबी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो कर सकते हैं ना। तो जब एबी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये जो बीसी लाइन है, कौन सी लाइन है? ये बीसी लाइन और एसी लाइन को समान रेशियो में विभाजित करेगी। अरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? और अगर थर्ड स्टूडेंट ये कहता नहीं है किसके पैरेलल ड्रॉ करना है? एसी के पैरेलल ड्रॉ करना है, तो एसी के पैरेलल ड्रॉ कर लोगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये उनका स्टेटमेंट था, अगर है ना एक ट्रायंगल में किसी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड को क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड। ये इसका स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पेपर में कभी है ना मोस्टली क्या है ना, ज़्यादातर ये पूछा जाता है तो प्रूफ दैट, है ना, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। क्या पूछा जाता है? स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करना है, उसका स्टेटमेंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जो हम बताएंगे है ना, जो हम बोल रहे हैं ना, वही स्टेटमेंट है। और आप अगर इंग्लिश में नहीं लिख पाते तो हिंदी में भी लिख दो। क्या है स्टेटमेंट? सिंपल, अगर आप किसी ट्रायंगल में किसी लाइन के समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो अदर टू लाइंस को सेम रेशियो में विभाजित करते हैं। वीडियो समझ आई नहीं आई? और इंग्लिश में क्या लिखोगे? इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल दैट लाइन डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि थेल्स ने क्या कहा था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यूज करना है। जहाँ ये कंडीशन मिल जाएगी हम क्या लगा देंगे? थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। अब जब इन्होंने ये कहा था, और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे 3 नंबर में अगर आएगा तो डायरेक्ट ये भी दे देगा स्टेटमेंट। क्या दे देगा? स्टेटमेंट भी दे देगा। और 100, मुझे लगता है मोस्टली ये 100% पेपर में आएगी। एक ही थ्योरम ऐसी है जो इस लायक है आने लायक, 3 या 4 नंबर में। 4 में आएगी तो स्टेटमेंट प्रूव कर देगा, 3 नंबर में आएगी तो स्टेटमेंट दे देगा और कह देगा प्रूव कर दो। इसमें मारा नहीं आ रहा? स्टेटमेंट दे देगा और क्या कह देगा? प्रूव, है ना। और थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन भी है, अगर वो प्रूव करने के लिए कह देगा तब भी 4 या 5 नंबर में दे देगा। इस थ्योरम का थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन और है ना, कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो पहले समझो है ना थ्योरम को कैसे प्रूव करना है। बहुत इजी है, आप सब जानते हैं, बस उन चीज़ों को व्यवस्थित करना है। देखो तो सबसे पहला काम क्या कर लें, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करना है? ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल एबीसी है,
और BC के है ना पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट क्या है? D और E। स्टेटमेंट याद रहेगा ना? क्या स्टेटमेंट? सिंपल सा स्टेटमेंट, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल दैट लाइन डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम। अगर किसी है ना सब भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींचते हैं, रेखाखंड खींचते हैं, तो वो दूसरी जो दो भुजाएं हैं उनको समान रेशियो में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। अरे लिख लोगे ना? yes, अब इसे हमें प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है? सबसे पहले जब भी थ्योरम को प्रूव करोगे सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है? DE BC के पैरेलल है। DE क्या है? BC के पैरेलल। ठीक है ना? उसके बाद क्या लिखते हैं? प्रूव दैट। क्या लिखेंगे? प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? समान रेशियो में विभाजित करती है, इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। यही तो मतलब हुआ ना? अरे ये स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ ना? अगर किसी के समांतर है तो वो क्या करती है? दो भुजाओं को समान रेशियो में विभाजित करती है। तो वही तो प्रूव करना है ना? AD अपॉन DB इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है? AE अपॉन EC। उसके बाद जब भी प्रूव करते हैं तो कंस्ट्रक्शन और लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कंस्ट्रक्शन का मतलब जो कुछ आप अलग से इसमें कुछ करना चाहते हैं। अब करेंगे क्या? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों ड्रॉ किया है ना? समझो पहले। यहाँ पर ये ट्रायंगल दिख रहा है ना ADE, और दूसरा काम क्या करिए? इस B और E को ज्वाइन कर दो। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक तो ट्रायंगल ADE दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल DBE दिख रहा है। अरे देख रहा है ना? ये दोनों जो ट्रायंगल हैं इनका एरिया निकालो। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालो। क्या निकालो? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कैसे निकालते हो भाई? होता है ना फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पर और हाइट कितनी हो जाएगी? अरे यही हो जाएगा ना? तो 1/2 बेस हमारा क्या हो गया? AD, और हाइट क्या हो गई? E। अरे ठीक है ना? कुछ नया तो नहीं यूज कर रहे हैं, अच्छे से जानते हो ना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अब सेकंड ये भी निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये भी वही होता है 1/2। बेस इसका क्या हो जाएगा? DB। हाइट कितनी होगी? ये भी रहेगी ना? अरे सबको क्लियर है? EM रहेगी? कंफ्यूज तो नहीं है किसी को? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये लग रहा है कि EM हाइट कैसे होगी? ऐसा तो नहीं है? अरे क्लियर है ना सबको? देख दे रहे हैं अगर क्लियर है। अगर थोड़ा भी डाउट है तो बता देंगे, हाँ? अगर पूछना चाहेंगे। अरे ठीक है ना? दोनों का एरिया समझ में आ गया ना? इसका एरिया निकाल लिया और इसका एरिया निकाल लिया। ठीक है ना? दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और जब डिवाइड करेंगे देखो EM से EM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया? AD अपॉन DB। ये है ना AD अपॉन, है ना? देखते हैं इसको भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DD, है ना? DB या BDE इक्वल टू, है ना, AD अपॉन DB। एक साइड मिल गई? अरे एक साइड तो मिल गई। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अरे क्लियर है ना गर्ल्स? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब
थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और बढ़ा लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये लिखना है हमें, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना था, क्या क्या किया हमने। हाँ देखो कैसे लिखोगे आप लोग कि EM परपेंडिकुलर ऑन AD, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AD। ये समझ में आ रहा ना, क्या लिखोगे, ये बीच में साइन बना होगा किसका साइन है, परपेंडिकुलर, ऐसे लिखोगे। और क्या किया था हमने, जॉइंट बी, ठीक है ना। अरे इतना क्लियर हो गया। अब CD को और ज्वाइन कर लो, किसको कर लो, CD को और ज्वाइन कर लो। और जैसे ही CD को ज्वाइन करेंगे तो फिर दो ट्रायंगल और दिख रहे होंगे, AD और CD। ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये वाला इधर वाला, अरे दिख रहा है ना। इनका भी एरिया निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, है देखो निकालें। एक तो हमारा ये मिल गया हमें रिजल्ट, दूसरा उधर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, फॉर्मूला तो वही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन एक चीज देखिए, अभी तो मैंने E से AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो क्या D से भी तो परपेंडिकुलर AE पे ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। और इस पॉइंट को ले लो N, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू AE इंटू DN कर दें, लिख सकते हैं ना 1/2 बेस इंटू हाइट। और नीचे ट्रायंगल क्या बनना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, वो भी वही आएगा, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा EC, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी, अरे DN होगी कि नहीं होगी, है किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि डाउट तो नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ भी वही काम करो, डिवाइड, क्या कर दो, जब डिवाइड करोगे तो DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ गया, AE अपॉन EC। तो दोनों ये साइडें तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर AD और AD तो सही है, लेकिन नीचे BD आ रहा है और DEC आ रहा है। नीचे क्या आ रहा है, DEC है ना, BD आ रहा है और DEC। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, ऊपर तो इक्वल है ना, ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों साइड दोनों है ना, न्यूमरेटर दोनों के इक्वल है। अगर एरिया ऑफ BD और एरिया ऑफ DEC इक्वल दिखा दें, क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, हो जाएंगी कि नहीं होंगी? और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, या नहीं होंगी, अरे हो जाएंगी ना। और जब ये हो जाएगा तो फिर प्रूफ हो जाएगा, यही प्रूफ करना। तो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताइए, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या इक्वल होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा? आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है 9th क्लास में पढ़ा। हाँ काफी रिजल्ट दिए हुए थे, काफी थ्योरम थी, है हाँ सर, बताओ कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे भाई? कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये निश्चित है कि 100% ये क्या होंगे, एरिया इनका इक्वल हो जाए, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होंगे कैसे? ऐसा कौन सा क्राइटेरिया ये होल्ड करते हैं जो कॉन्ग्रुएंसी का, जिससे ये कॉन्ग्रुएंट होगा? अब मैं थोड़ा सा आपको पहुंचाते हैं वहां तक जहां तक आपको जाना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी नहीं दिखाओ, वहां पर एक थ्योरम थी, when two triangle lie on same base between same parallel lines area of triangles are equal। अरे स्टेटमेंट याद है, when two triangles lie on same base and between same parallel lines area of triangles are equal। सेम पैरेललोग्राम का भी केस था,
and two parallelograms lie on same base between same parallel lines, area of parallelograms are equal. अरे था कि नहीं? क्या नहीं था? थोड़ा सा था ना, मैं यहाँ ध्यान दिला देता हूँ क्या पढ़ा होगा। जैसे देखो दो पैरेलल लाइन है ये, एक ये रही, दूसरी लाइन ये रही। इस लाइन पर कितने भी ट्रायंगल बना लो आप, एक ट्रायंगल ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, ये लाइन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। कितने भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, इन सबका एरिया क्या होगा? सेम। तो थ्योरम क्या थी? इफ, है ना, टू या मोर देन टू ट्रायंगल्स लाई ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर, याद रहेगा? तो क्या लिखोगे यहाँ पर? इन्हें दोनों को इक्वल रखने के लिए क्या लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्यों होगा? लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, है ना, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। बेस दिख रहा है ना, ये दोनों का बेस हो गया, ये बेस हो गया, और ये लाइन क्या है? पैरेलल। सेम बेस सेम पैरेलल लाइन। हाँ, जरूर लिखना है इस स्टेटमेंट को। ट्रायंगल लाई बिटवीन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, है ना, एंगल लाई बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल, ठीक है ना। और जब ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? अरे इक्वल हो गई ना, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था, तो यहाँ पर नाम लगा ना, इसको फर्स्ट दे दो और इसको क्या दे दो? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख दोगे? AB अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, और लास्ट में क्या लिख दोगे? एस प्रूफ। ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, मुझे नहीं लगता जो आप कुछ आता नहीं होगा, इसमें सब कुछ पढ़ा है आपने। अरे सब पढ़ा है, कोई ऐसा कंसेप्ट है जो नहीं पढ़ा है? बस उसको प्रॉपर वे में अरेंज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप अच्छे से जानते हैं, और ये कंसेप्ट जो हमने लास्ट में यूज किया है, ये भी आपको 9th क्लास में अच्छे से थ्योरम याद रखनी चाहिए, है? नहीं तो एक बार फिर देख लेना थ्योरम का स्टेटमेंट, और जब भी ये प्रूव करो उसके आगे क्या लिखो? उस थ्योरम का स्टेटमेंट। नोट कर ली? सबको क्लियर है थ्योरम? थ्योरम क्या थी स्टेटमेंट? इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दैट लाइन डिवाइड द अदर टू साइड इन द, ठीक है ना। अब हमारा ये रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। लेकिन क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो केवल इतना ही नहीं करते, कई तरीके से इसका यूज करते हैं। वो देखो कैसे कैसे, है ना, उसका हम प्रूफ बताएंगे आपको। क्यों? कभी कभी डायरेक्ट उसके एक्सटेंशन में प्रूफ पूछ लेता है, ये यहाँ से डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? वो प्रूफ पूछ लेगा जो इसका एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है, और इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो, और इसी थ्योरम के साथ आगे नोट कर लेना है, आपकी NCERT बुक में नहीं दिया है ना, अदर रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब जब ये ट्रायंगल था हमारा, ट्रायंगल क्या था? ABC, और हम लोगों ने क्या किया? एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी थी D, है ना, वो BC के क्या थी? पैरेलल थी।
हमने क्या प्रूव कर लिया है, ये प्रूव कर लिया है ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये किससे होता है, थेल्स थ्योरम से। अब एक चीज देखो, जब ए डी अपॉन डी वी, हमने कहा ए डी अपॉन 2:1 हो गया, तो 2:1 कर लेते हैं ना, तो ये भी हमारा 2:1 होगा, अरे होगा ना। तो अगर हम ऐसे करना चाहें, एक रिजल्ट ये लिखना चाहें, तो ए डी अपॉन ए वी इक्वल टू ए ई अपॉन, क्या इक्वल होगा, है ना। क्या लिया हमने, पहले ए डी लिया, फिर होल लाइन ले ली, ए ई ले लिया, फिर होल लाइन ले ली। अरे होगा कि नहीं होगा, नहीं तो करके देख लो ना। ए डी 2 है, ए बी कितना हमारा 3, ऐसे ए ई कितना हो जाएगा 2, ई सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर हुआ ना। अभी प्रूफ भी बताऊंगा इसका कैसे ये आ जाता है, अभी मैं एग्जांपल देके ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशन देखो, और क्या हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है कि डी वी अपॉन ए वी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। क्या लिया हमने, डी वी लिया, फिर ए वी ले लिया, ई सी ले लिया, फिर ए सी ले लिया। देख लो ना करके, देखो डी वी हमारा 1 है और ए वी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ई सी हमारा क्या है 1 और ए सी कितना हो जाएगा, क्या गलत है, अरे सही है ना। तो देखो हम प्रूफ भी कर लेते हैं ये, हाँ। तो इसे हम कई तरह ना, और है ना कैसे कैसे चेंज हो जाएगा ये, जैसे हमें आवश्यकता होगी क्वेश्चन में वैसे हम यूज में ले लेंगे इसको। लेकिन है ये क्या सब, कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, करेक्ट ना। ये स्टेटमेंट तो हमने ऑलरेडी ले रखा है ना, ये हमने प्रूव कर लिया कि ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ऐसा करो, +1 ऑन बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, +1 ऑन बोथ साइड, कर सकते हैं नहीं। और जब +1 करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, नीचे एलसीएम क्या आएगा, डी वी आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ए डी प्लस डी वी, और यही आएगा ना, इक्वल टू नीचे एलसीएम क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस ई सी, और ए डी प्लस डी वी कितना होगा, गर्ल्स कितना होगा, ए डी प्लस डी वी को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना, ए बी अपॉन डी वी, और ए ई प्लस ई सी को क्या लिखते हैं, ए सी अपॉन ई सी। अभी हमने वही तो लिखा था। तो वहां ना पूछ के आपको ये पूछ लेगा डायरेक्ट जाके, क्या पूछ लेगा, ये पूछ लेगा प्रूफ दैट दिस, क्या पूछ लेगा, वो लिख देगा, है ना, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक लाइन डालर ड्रॉ कर रहे हैं, वो समान रेशियो में विभाजित कर रही है, तो ये प्रूव करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट करते जाओ। उसके बाद थोड़ा सा है ज्योमेट्री वाला पार्ट हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि सब प्रूव दैट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, कैलकुलेशन होता नहीं है, लेकिन दिमाग में हमेशा एग्जांपल रखो। जैसे मैंने अभी रेशियो लिया ना, तुरंत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हाँ ऐसा होता हो। जहाँ कैलकुलेशन होता है 1 2 3 आ जाती तो चीज़ें आपको क्या लगती हैं, आसान लगती हैं, और जहाँ ABCD आ जाती है वहाँ प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमेशा वो चीज़ें एग्जाम्पल पे लेके करो, आसान लगेंगी। हाँ चलो दूसरा देखो, नोट कर लिया ना। हमने क्या प्रूव किया है, AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें दोनों तरफ, बात हो गई,
डीवी अपॉन एडी लिख दें, ईसी अपॉन एई, क्या अंतर है? क्या लिख लें? डीवी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब प्लस वन ऑन बोथ साइड कर दो। मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है यार, करके देखोगे क्या करो। और कभी 4 ऑपरेटर होते हैं, कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा कोई और नहीं पढ़े होंगे आपने। और कुछ पढ़ा है क्या? है? और सब जगह यही लगना है। अभी रियल नंबर्स पढ़ रहे हो, आगे और नंबर्स पढ़ोगे, और चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन ये है ना एडिशन, सब ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये खत्म नहीं होना। ये उसका अलजेब्रा है मैथ्स का। क्या है? नेचर है। क्या है? स्टूडेंट का भी यही नेचर होता है, नहीं होता क्या? लड़ाई हो जाती है तो विक्टिम हो जाता है। लोग एक दूसरे को ऐड करते हैं तो क्या है? एडिशन नहीं होता क्या? और बहुत कुछ लोग ऐसे इतने टैलेंटेड होते हैं, एक बार जाने के बाद बहुत ज़्यादा लोग उनसे जो है ना जुड़ जाते हैं। नहीं जुड़ते हैं क्या? तो ये सब क्या है? अलजेब्रा भी क्या है? मैथमेटिक्स का बिहेवियर है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब प्लस वन कर दो दोनों तरफ। हमने इसको क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। अब क्या कर दो? प्लस वन। प्लस वन करोगे तो देखो क्या आएगा? एलसीएम एडी आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? डीवी प्लस एडी इक्वल टू एई ईसी प्लस एई। तो डीवी प्लस एडी कितना होगा? एबी होगा ना? एबी अपॉन एडी। और ईसी प्लस एई कितना होगा? एसी अपॉन यही होगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो एनसीईआरटी ये सोचती है कि हमने आपको बीपीटी पढ़ा दी, ये तो तुम्हें खुद करना है। क्या करना है? और आपका जो टीचर है वो कराएगा इसको चीज़ों को। आगे तो एक्सटेंड कौन करेगा? ये दिमाग आपका चलना चाहिए। किसका चलना चाहिए? मेरा है, तुम्हारा? स्टूडेंट है। तो एनसीईआरटी बड़ा है ना, जो सिलेबस दिया बड़ा कॉम्पैक्ट है ना, बहुत है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अपने में एक कंसेप्ट है जो उससे बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को देखना है तो इनको लिख लेना है, इन पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन है ना करके देखना, फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।